बड़ी खबर कोरोना पर राहत भरी है। देखिए 45 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम मामले आज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,73,000 केसेस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,84,601 मरीज ठीक भी हुए। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट की 90.80% तक पहुंच चुका है। पिछले 45 दिन में आज कोरोना के मामले सबसे कम दर्ज किए गए हैं। आपको एक बार फिर से ये पूरा अपडेट दे दें। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,84,601 मरीज ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,73,000 केसेस आए हैं, यानी कोरोना के केसेस में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 45 दिन में कोरोना के सबसे कम नए मामले। लगातार कोरोना से जूझता भारत, जिसके तहत लॉकडाउन का फैसला लिया गया। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगाए गए और इन आंकड़ों को आप समझिए। देश में कोरोना पिछले 24 घंटे में कितने मामले हैं? आज 1,73,000 और कल 1,86,364 मामले दर्ज किए गए थे, यानी तकरीबन 10,000 की गिरावट कोरोना के मामलों में। और जाहिर तौर पर चूंकि लगातार आंशिक लॉकडाउन भारत में लगाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में लगाया जा रहा है और लॉकडाउन की वजह से इन मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। प्रफुल्ल, लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या ताजा अपडेट है, क्या ताजा जानकारी? देखिए, पिछले 45 दिनों बाद आज जो है कोरोना के मामले वो थोड़ा से कमा है। 1,73,000 के पास जो है कोरोना के मामले आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट जो है वो साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो है वो 9.84 है, जो कि कम हुई है 10% से। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट देखी गई है और जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार गिर रहे हैं। 1,14,428 एक्टिव केसेस कम हुए हैं और लगातार ये एक्टिव केसेस में गिरावट देखी जा रही है। तो थोड़ी सी राहत की बात है कि लगातार जो कोरोना के नए मामले हैं उसमें गिरावट आई है। जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी गिरावट आई है। वहीं जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो रहा है। तो धीरे धीरे जो कोरोना के नए मामले और मौतें हैं उनका आंकड़ा कम हो रहा है। थोड़ी स्थिति जो है लगता है कि काबू में आ रही है। जिस तरह से लॉकडाउन बाकी जगहों पे लगा है और जिस तरह से असर देखने को मिल रहा है कि मामले जो है कोरोना के वो अब कम होने लगे हैं। जी प्रफुल्ल, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि 45 दिनों में सबसे कम आंकड़े आज दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में आंकड़े क्या आए हैं आपको बताते हैं। 1,73,000 और कल की अगर बात करें तो ये 10,000 कम मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं और ठीक होने वालों की संख्या भी आप देखिए 2,84,601। तो ये लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है हमें सावधानी बरतने की। प्रफुल्ल, आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वजह जो है वो लॉकडाउन है या आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन अभी भी कितने एहतियात लोगों को बरतने जरूरी है? देखिए, लोगों को एहतियात अभी भी बरतना जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा मार्च के बाद से ये आंकड़े बढ़ना शुरू हुए थे। जब त्योहारों का मौसम आया था, लोगों शादी का समय था, तब लोग मास्क को नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि जो भीड़ है वो अनियंत्रित होकर बाजारों में दिख रही थी, उस वजह से केसेस बढ़ना शुरू हुए थे। तो अगर वापस से अगर हम वही गलतियां दोहराएंगे, लोग वही चीज करेंगे, बाजारों में भीड़ होगी, फिर से मास्क नहीं लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो ये जो केसेस कमी देखने को मिल रही है इसमें दोबारा उछाल देखने को मिलेगा। और जिस तरह से 4 लाख तक मामले गए थे उस तरह के हालात हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको पूरी एहतियात बरतने होंगे, क्योंकि वैक्सीन का मतलब कतई ये नहीं है कि संक्रमण नहीं होगा। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको तमाम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने जैसी चीजों का पालन करना ही होगा। अभी जो आंशिक लॉकडाउन है उसका ये असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तब भी इसी तरह के कड़े एहतियात बरतने होंगे, भी ये जो हालात हैं वो सुधरे रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार 45 दिन में सबसे कम आंकड़े पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ों में लगातार गिरावट। और देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। 25 मई को आंकड़े क्या कहते थे? 1,96,427। 26 मई को 2,08,921 मामले सामने आए। 27 मई को 2,11,298। 28 मई को 1,86,364 और इसके साथ ही 29 मई यानी आज, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि पिछले 45 दिन में सबसे कम आंकड़े, आज का आंकड़ा कह रहा है 1,73,000 नए केसेस जो है, मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो थोड़ी राहत की खबर जरूर आ रही है, लेकिन जरूरत है, जैसा कि प्रफुल्ल भी बता रहे थे, चूंकि लॉकडाउन का ये टाइम है, आंशिक लॉकडाउन कई राज्यों में लगाया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे सतत प्रक्रिया के साथ अनलॉक की जो
प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में ज़रूरत यह है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रफ्तार ही धीमी पड़ी है। देखिए, कोरोना पर राहत की 2 खबर है। 45 दिन में कोरोना के सबसे कम केसेस आए, तो वहीं बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल अब जारी है। ये 2 तस्वीरें आप जानते हैं, तीसरी लहर में आशंका ये जताई जा रही है कि बच्चों को निशाना बना सकता है कोरोना, और अब बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया गया है और ये पहल बिहार से हुई है। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जैसे पहली लहर में बुजुर्गों को कोरोना ने सबसे ज्यादा शिकार बनाया, दूसरी लहर में युवाओं को निशाना बनाया, उसी तरीके से जो तीसरी लहर आ सकती है उसमें बच्चों को कोरोना से खतरे की आशंका है। हालांकि सरकार ने तीसरी लहर के वैज्ञानिक सबूत न होने की बात कही है, मगर खतरे की आशंका वाली बात कई जाने माने विशेषज्ञ कहते रहे हैं, और यही वजह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने की कवायद और तेज हो गई है। पटना एम्स में शुक्रवार से ही 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इस तरह से देश भर में कुल 535 बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। जानकारी आपको दे दें, ट्रायल में शामिल होने वाले सभी बच्चों की RT-PCR और एंटीबॉडी जांच की जा रही है। पटना एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जिसकी प्रक्रिया सोमवार से शुरू की जाएगी। तीसरे वेव की चिंताओं के बीच अब बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं। कितने उम्र के बच्चे हैं इसमें जो ट्रायल में शामिल हुए हैं, और इसके साथ साथ कितने फेजेस में बच्चों पर ये ट्रायल किया जाएगा, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त पटना एम्स के MS CM सिंह हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो कितने एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया गया और कितने फेजेस में ये ट्रायल जो है वो किया गया? देखिए, ये जो वैक्सीन ट्रायल है इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल करना है हमें, और 3 फेज में इस ट्रायल को हमें कंप्लीट करना है। उसमें सबसे पहले हम 12 से 18 साल के बच्चों को इनरोल करेंगे, और उसके बाद से फिर 6 से 12 साल के, और उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चे। तो 3 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 12 से 18 में कर लेंगे, और अगर उसमें हमें सेफ्टी इस्टेब्लिश हो जाती है और जो हमारी बॉडी है वो डेटा जो एनालिसिस करती है और उसको एनालाइज करके अगर वो लोग हमको बोलते हैं कि आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं, तो उसके बाद ही हम जाते हैं। बात जो लगातार कही जा रही थी कंसेंट की बात, चूंकि बच्चों पर ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का, तो जिनकी उम्र 18 से कम है उन बच्चों का कंसेंट क्या पेरेंट्स से लिया गया है, प्लस इस ट्रायल में कितने बच्चों को शामिल किया गया है? देखिए, इस ट्रायल में टोटल ऑल ओवर इंडिया 525 बच्चों को शामिल करना है डिफरेंट सेंटर्स के द्वारा। तो इसमें कोई हर सेंटर को कोई ऐसे नंबर नहीं दिया जाता कि आपको इतना करना, उनको करना है। आप ऐसे समझिए कि सबको मिला के 525 बच्चों को करना है। हो सकता है कोई सेंटर 100 करे, कोई 125 करे या 150 करे, जैसा भी होगा, बट अल्टीमेटली हमें 525 बच्चे कवर करने हैं। रही बात जहाँ पे बच्चों की कंसेंट की, तो जब भी बच्चों कि आप जानते हो इतनी सारी वैक्सीन आई हुई हैं, और कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में आती है उसके पहले ये सेम प्रोसेस जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उससे गुजरती है। तो जो भी वैक्सीन अभी तक बच्चों को लग रही है वो भी ट्रायल के दौर से गुजरी हुई है। तो बच्चों के केस में, चूंकि बच्चे माइनर हैं, तो उस केस में उनके जो मदर फादर हैं या जो भी लीगल गार्जियन है उनके बिहाफ पे वो लोग कंसेंट देते हैं और फिर स्टडी की जाती है। जैसा कि आप अगर ऐसे भी देखिए कि अगर किसी बच्चे को 3 साल का बच्चा, उसे कुछ ऑपरेशन होना है, तो बच्चा तो कंसेंट नहीं दे पाता है, बट बच्चे के बिहाफ पे उसके मदर फादर ही कंसेंट देते हैं कि ठीक है आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे की बेहतरी के लिए होता है, ऐसा माँ बाप या उनके लीगल गार्जियन सोचते हैं। एडल्ट का जब ट्रायल हुआ था तो उस समय हमारे पास फेज 3 में 2 तरह के ग्रुप था। आधे लोगों को हमने प्लेसिबो दिया था और आधे लोगों को वैक्सीन दिया था ट्रायल में। ये जो बच्चों पे ट्रायल हो रहा है तो इसमें हम सभी को वैक्सीन ही दे रहे होंगे, किसी भी बच्चे को प्लेसिबो नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबको हम वैक्सीन देंगे और उन बच्चों का डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे हम ये टेस्ट करेंगे कि उसमें से कितने बच्चों ने एंटीबॉडी डेवलप किया, कितनों ने नहीं किया। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि वैक्सीन की एफिकेसी क्या है। जो अभी तक साइड इफेक्ट हमने देखा है एडल्ट्स में, कोवैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम है, आपने भी देखा होगा, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हुआ है। और जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है वही रिपोर्ट किया है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हुआ है। कुछ लोगों ने कहा है कि एक आध दिन के लिए उनको बुखार आया है। तो इसी तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं और जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों में भी आएगा, तो बस इतना ही आएगा, बाकी तो फिर ट्रायल के बाद ही पता लगेगा।
तो पटना एम्स के निदेशक को सुन रहे थे आप, और किस तरीके से इस पूरे ट्रायल को अंजाम दिया जाना है वो आप तक पहुंचा रहे थे। इस वक्त निधि श्रीझा हमारे साथ जुड़ गई हैं पटना से। निधि, सबसे बड़ी बात और एक अच्छी खबर है कि पटना में इसकी शुरुआत और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। कितने बच्चों पे ये ट्रायल हो रहा है और क्या कोई खास वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे प्रक्रिया में? जी बिल्कुल शिखा, पटना में सिर्फ एम्स को ही मंजूरी मिली है ट्रायल को लेकर। अलग अलग देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसको लेकर ट्रायल चल रहा है। बिहार में सिर्फ अभी तक जो है वो पटना एम्स को मिली है। और दूसरी बात ये है कि कोवैक्सीन जिसका वैक्सीन ऑलरेडी अभी मार्केट में है, इसी का वैक्सीन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी ट्रायल मोड में है। जैसा कि एमएस है, एम्स के सीएम सिंह, उनका इंटरव्यू हम अभी दिखा रहे थे, जिन्होंने कहा कि अलग अलग बच्चों को ट्रायल किया जा रहा है। 2 से 18 साल तक के बच्चों को लिया गया है इसमें। अब हम ये देखेंगे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो कोविशील्ड में कोवैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिले। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब बुखार, सर्दी, खांसी जो वैक्सीन देने के बाद हो रहा है, लेकिन कोवैक्सीन में इसके मुकाबले कम है। लिहाजा अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सबसे पहले तो ट्रायल के तौर पर उन्हें बुलाया गया, और अभी पहले फेज़ में ही कल से उन्हें जो है वो वैक्सीन देकर चेक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उन सभी बच्चों की RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट की जाएगी। ये देखा जाएगा कि बच्चों में कौन कितना जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर पाया है। तो ये कंप्लीट जो है वो ट्रायल का हिस्सा है। और जो कंसेंट की बात लगातार की जा रही थी कि बच्चों का कंसेंट कैसे होगा, बिना उनसे पूछे, बिना उनकी इजाज़त के हम उन पर ट्रायल कैसे कर सकते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे साइन कराया गया है। तो कंप्लीट अभी ट्रायल का हिस्सा है। 3 से 4 महीने लगेंगे वैक्सीन को मार्केट में आने में, ये संभावना जो है वो फिलहाल डॉक्टर्स जताते हैं। बेहद शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। निधि पटना से अहम जानकारी पहुंचा रही है। एम्स में 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है, और वैक्सीन होने वाली है कोवैक्सीन। वैसे वैक्सीन से जुड़ी एक और अच्छी खबर है, इस वक्त अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फाइजर ने जुलाई से अपनी वैक्सीन देने के संकेत दिए हैं। हर्जाने के मुद्दे पर भारत ने कुछ नरमी के संकेत जरूर दिए हैं। फाइजर ने जुलाई तक अपनी वैक्सीन भारत को उपलब्ध कराने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन हर्जाने का सवाल अभी भी बना हुआ है। इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि हर्जाने का मामला क्या है। दरअसल वैक्सीन से किसी को नुकसान भी हो सकता है। नुकसान होने की हालत में उसे इसका मुआवजा देना पड़ता है। वैक्सीन कंपनियां चाहती हैं कि इसका बोझ उन पर ना पड़े, लेकिन सरकारें चाहती हैं कि मुआवजे की जिम्मेदारी उन पर ना पड़े। भारत में पूरे टीकाकरण कार्यक्रम के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल का कहना है कि हम इस अनुरोध की जांच कर रहे हैं, लोगों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे, लेकिन अभी इस पर चर्चा हो रही है और कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह के इशारे जरूर मिल रहे हैं कि इस वक्त देश की जरूरतों को देखते हुए नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। जाहिर है, जब देश में वैक्सीन ही लोगों की जान बचा रही है, तो फिलहाल पहली प्राथमिकता किसी तरह वैक्सीन हासिल करने की है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन से जुड़ी हुई दिल्ली से। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। वैक्सीन की 1 करोड़ डोजेस के लिए ये टेंडर जारी किया गया है। आपको बता दें, आवेदन की आखिरी तारीख 7 जून तय की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वैक्सीन निर्माताओं से आवेदन मांगी गई है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए ये मान्यता दी है। वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए दिल्ली सरकार का ग्लोबल टेंडर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त अंजलि जुड़ रही हैं दिल्ली से। अंजलि, क्या ताज़ा जानकारी, क्या ताज़ा अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए शिखा, ये जो ग्लोबल टेंडर जारी किया गया, वैक्सीन की किल्लत की लगातार बात की जा रही थी और उस पर भी दिल्ली सरकार अपना विरोध जता रही थी कि वैक्सीन के लिए अब देश के अलग अलग राज्य अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक दूसरे के सामने कंपटीशन करते नजर आएंगे। लेकिन चूंकि अब वैक्सीन की कमी है और केंद्र ने ये कहा है कि ग्लोबल टेंडर जारी करें राज्य, तो इसके तहत दिल्ली सरकार ने 10 मिलियन डोजेस के लिए ये टेंडर जो है वो जारी किया है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जून है और शाम 5 बजे तक, 7 जून की शाम 5 बजे तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस टेंडर के लिए आवेदन कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, यानी प्राथमिक शर्त जो है वो यही है कि जो वैक्सीन है, जिस वैक्सीन के लिए बिड किया जाएगा वो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन ही होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये टेंडर जो है अपलोड कर दिया गया है। जी
जी बहुत शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। कोरोना से जुड़ी एक गुड न्यूज वैज्ञानिकों ने दी है। नई रिसर्च के मुताबिक अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो आपका शरीर पूरी तरीके से जिंदगी भर वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक ये माना जाता था कि कुछ महीनों बाद एंटीबॉडी शरीर से खत्म हो जाती है, लेकिन नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये पाया कि खून में एंटीबॉडी भले ही कुछ महीनों बाद खत्म हो जाए, लेकिन शरीर कोरोना से लड़ने का फॉर्मूला स्टोर कर लेता है। दो करोड़ 48,93,410 ये उन लोगों का आंकड़ा है जो देश में अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा है 2,59,459। आप ये भी कह सकते हैं कि कोरोना से जंग में विजयी ये उन लोगों की फौज है जिनके शरीर ने खुद कोरोना के खिलाफ कवच तैयार कर लिया है। यानी इन लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमित होने के बाद एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि संक्रमण के बाद शरीर में एंटीबॉडी आखिर कितने दिनों तक रहेगी। इसे लेकर लगातार रिसर्च चल रही है। कोरोना संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने को लेकर अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। एक ताजा शोध में ये बात सामने आई है कि कोरोना के हल्के लक्षण वाले लोगों में संक्रमण खत्म होने के करीब 1 साल बाद तक एंटीबॉडी बनी रहती है। जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। लेकिन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में इसे लेकर शोध हुआ है तो कहा गया कि अभी तक जो दावे किए गए वो सही नहीं है। स्टडी के नतीजों से पता चला कि बोन मैरो में मौजूद इम्यून सेल्स तब भी एंटीबॉडीज बना रहे हैं जबकि खून के अंदर उनका स्तर गिर गया। शोध में पता चला कि कोरोना मरीजों में 7 से 11 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रही। इसके बाद रिसर्च टीम ने यह नतीजा निकाला कि ये एंटीबॉडी जीवन भर सुरक्षा दे सकती है। अभी तक जो एविडेंसेज हैं, काफ़ी एविडेंसेज जनरेट हो चुके हैं पिछले 1 साल में, वह है कि लंबे ड्यूरेशन पर प्रोटेक्शन दे रहा है और अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन भी अच्छा है। ये भी संभावना है कि लाइफ टाइम रह सकती है। अभी एक स्टडी दो दिन पहले नेचर में पब्लिश्ड हुई है। हो सकता है अभी एक स्टडी आई, बट और एविडेंस जनरेट करने की ज़रूरत है हमें, तब हम इस पर ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो लंबे समय तक दे रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर तक दे रहा है। ये एविडेंस सफिशिएंट है और बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन है। अमेरिका में ये स्टडी जिन लोगों पर की गई उनमें कोरोना के हल्के लक्षण वाले 77 लोग शामिल थे। इनमें से 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। 3 महीने तक लगातार इन लोगों के खून का सैंपल लिया गया तो पता चला कि संक्रमित होने के कुछ महीने बाद एंटीबॉडी गिरने लगी, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। रिसर्च में यह बात सामने आई कि किसी व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण होने के बाद उसके शरीर के भीतर मौजूद इम्यून कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन जैसे ही इम्यून कोशिकाएं मरने लगती हैं तो शरीर में एंटीबॉडी का स्तर गिरने लगता है। तेजी से संक्रमण होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का स्तर नीचे जाना एक सामान्य बात है। लेकिन इन इम्यून कोशिकाओं का एक पूल संक्रमण के बाद भी बचा हुआ रहता है। इन इम्यून कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाएं कहा जाता है। ज्यादातर प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो में चली जाती हैं। रिसर्च में यह नतीजा निकाला गया कि ये कोशिकाएं हमेशा जीवित रहेंगी और लोगों के शरीर में जीवन भर एंटीबॉडीज का उत्पादन करती रहेंगी। यानी एक बात साफ हो गई कि संक्रमण के बाद भी लंबे वक्त तक शरीर में एंटीबॉडी रहेगी, वो पूरी तरह खत्म नहीं होगी और उसका सीधा सा मतलब यह है कि इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहेगी, या आप यूं कह सकते हैं कि जीवन भर वायरस से लड़ने में मदद करेगी। ऑब्जर्वेशन में भी इट्स नॉट ओनली पब्लिश लिटरेचर, जो रिसर्च में आया हुआ है। आप जहाँ पिछली बार हॉट स्पॉट थे, इस बार की इतने हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट के होते हुए भी जो है वो उस तरीके से नहीं रहे हैं। मैं धारावी की बात कर लूँ या किसी और जगह की बात करूँ तो एक तरीके से इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। कई लोग शायद अनजाने में जो है इस बात को जो है बिना जाने हुए कि नहीं नेचुरल इन्फेक्शन पे जो है री इन्फेक्शन हो जाएगा, उसका साइंस का बहुत बेसिस नहीं है। री इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन उसके सीवियरिटी होने की संभावना बहुत ही कम है। कोरोना से युद्ध में कवच देने के लिए ही देश में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाए। लेकिन सरकार की नई गाइडलाइंस कहती हैं कि कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन मिलेगी। ऐसे में
कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या 3 महीने तक वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं। ये ताजा रिसर्च ऐसे ही सवालों का जवाब है कि कोरोना होने के तुरंत बाद संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं रहता। हालांकि वैक्सीन का नंबर आने पर लोगों को वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। कोरोना के नए आंकड़े पिछले 24 घंटे के वक्त सामने आ गए हैं। भारत में कोरोना के 1,73,790 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामले 3,617 हो चुके हैं। 3,617 नई मौतों के बाद अब ये आंकड़ा सामने आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 1,73,000 मामले सामने आए। देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम केसेस दर्ज किए गए। पिछले 45 दिनों में सबसे कम ये आंकड़ा कोरोना के 1,73,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 45 दिनों में कोरोना के सबसे कम केसेस। वजह लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू, जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमण फीसद भी कम हो गया है। 24 घंटे में 2,84,601 मरीज। ये नए आंकड़े पिछले 24 घंटे के देश में लगातार कम हो रही है कोरोना के नए मरीजों की संख्या। इसके साथ ही आपको बताते हैं अब तक वैक्सीनेशन तकरीबन 20.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,73,00,000 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से देश में 3,617 मरीजों की मौत भी हुई है। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 45 दिनों में ये सबसे कम आंकड़े हैं। और जाहिर तौर पे चूंकि राज्यों में लगातार कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के इन आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।